फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं। हमें फिजूल अदाकारियां नहीं आती, हमें फिजूल अदाकारियां नहीं आती, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। तो ऐसा ही एक फनकार हमारे साथ मौजूद हैं सत्य की मशाल स्टूडियो में। आदरणीय आचार्य दिनेश भोपाली जी सीहोर से वरिष्ठ कलमकार है, गजलकार है। बहुत बहुत स्वागत है सत्य की मशाल चैनल पर। और आज हम उनसे मिलेंगे, उनके जीवन के पहलुओं को जानेंगे, कैसे उन्होंने लेखन शुरू किया, क्या क्या गतिविधियां रही और अभी वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, कोरोना काल में उन्होंने विशेष क्या किया। तो चलिए आज इन सब चीजों से वाकिफ होंगे। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि दिनेश भोपाली जी, आचार्य दिनेश भोपाली जी एक बड़ा नाम है, हास्य की दुनिया का, मंचों की दुनिया का। तो आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली आचार्य जी? जब मैं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था जी, 9वीं 10वीं से ही रोग सबको लगता है। जी जी जी। हालांकि यहाँ पहले से ही लग गया था, यहाँ 8वीं से ही लग गया था। तो जब मैं 9वीं 10वीं में फंदा हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने अपना एडमिशन लिया, वहीं से मेरे दोस्त वगैरह ऐसे ही छोटी मोटी शायरी बना दिया करता था, मैं तुक लगा दिया करता था। बस वहीं से धीरे धीरे लेखन का काम मेरा शुरू हुआ और गजलें लिखने लग गया मैं। जी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? या कोई आपके वंश में ऐसे रहे, या आपको पैतृक विरासत में मिला, या फिर अन्य कोई प्रेरणा प्राप्त हुई? प्रेरणा तो मेरे को मेरी बेटी से मिली है। मैंने लेखन बंद कर दिया था। और जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसी समय मैंने एक गजल लिखी जी कि जिनके घर बेटियां नहीं होती, आंगन में उनके तितलियां नहीं होती। इसी यहीं से मैंने दोबारा लेखन चालू किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो वो जो है वो मेरी बेटी की बदौलत है। तो ये बड़ी नाइंसाफी है, बेटी आई कहाँ से? आखिर आई तो भाभी जी से। तो आदरणीय भाभी जी से आपको प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई कि जब वो इतनी, उनका नाम ही शोभा है और शोभा जी इतना मोटिवेट करती, हर कवि सम्मेलन के पहले आपकी तैयारी करती है। हमने खुद देखा है कई कवि सम्मेलन के मंचों में, मैं आदरणीय आचार्य भोपाली जी के साथ रही हूँ। तो भाभी जी के बारे में वो कहाँ तक सहयोग करती हैं आपको? नहीं, वो तो बहुत सहयोग करती हैं। रात को 3 बजे उठ के भी गेट खोलती हैं। कई कवि लोग मेरे यहाँ आते हैं, मंचों पर जाते हैं। गेट का के लिए खोलती 3 बजे उठ के? मतलब जब हम लोग कवि सम्मेलन पढ़ के आते हैं तो रात के समय में आते हैं, उस समय भी मैंने सोचा कि कहीं भाभी जी को नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो उनके लिए भी मैंने गजलें लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटी के लिए ही लिखी है। उनके लिए जब वो एक बार अपने घर तो चले गए, उनके लिए 4 मिसरे हो जाएं। आखिर वो जब ये देखेंगे इंटरव्यू तो ये लगेगा उनको क्या स्वरांजलि जी ने कुछ तो निकलवाया। मैंने यूँ लिखा है कि महक बनकर तू हरदम मेरी सांसों में रहती है। महक बनकर तू हरदम मेरी सांसों में रहती है, तरल पानी कहीं बनकर मेरी आंखों में रहती है। तेरी जुल्फों की लहरों पर, तेरी जुल्फों की लहरों पर, तेरी पलकों के झूलों पर, तेरे रुखसार को छूते हुए झुमकों में रहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मतलब ये बड़ा उनके जो कहें कि सुंदर श्रृंगार है, उनको आपने शब्दों में बांधा है। चलिए आज एक और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आजकल जो इतने सारे साहित्यकार हैं और कुछ आप देख रहे होंगे कि तथाकथित भी हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो कि कुछ ही गजलें या गीत लेकर के विभिन्न मंचों पर हिंदुस्तान के घूम रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि कह रहे हैं हम बहुत बड़े कवि हो गए और वो सभी विधाओं में लिख रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और उनको कैसे लिखना चाहिए कि गजलकार गीत भी लिख रहा है और वो कहानी भी लिख रहा है, वो उपन्यास भी लिख रहा है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, फेसबुक पर कई मंच चल रहे हैं। हर साहित्यकार कोई ना कोई किसी न किसी मंच से जुड़ा हुआ है। वह मंच क्या है, हमारे साहित्य को कहीं ना कहीं बहुत दूर लेके जा रहे हैं। आज सोमवार के दिन उसमें लघु कथा लिखवाई जा रही है, मंगल के दिन मुक्तक लिखवाए जा रहे हैं, बुध के दिन गजल लिखवा रहे हैं, गुरुवार के दिन गीत। तो अब एक ही साहित्यकार अलग अलग विधा लिख रहा है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता कि एक ही साहित्यकार कई विधाएं लिख सकता था, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने तो गीत ही नहीं लिखे, उन्होंने तो टोटल कहानियां लिखी। अगर कबीरदास जी, आज हम उनके दोहे हमारे लिए प्रेरणा है। अगर कबीरदास जी दोहे भी लिखते, गीत भी लिखते, कहानियां भी लिखते, तो आज उनका मुकाम कहाँ होता। तो मेरा यही कहना है
कि कोई भी एक विधा पे हम लिखें, उसी पे रियाज करें, उसी में हम उस्ताद बने। अब देखिए जैसे संगीत में सुर सरगम जो है वो हर वाद्य यंत्र से निकलती है। आप हारमोनियम बजाओगे सरगम निकलेगी, आप बांसुरी बजाओगे सरगम निकलेगी, और आप गिटार बजाओगे सरगम निकलेगी। पर आजकल का साहित्यकार क्या हो गया है कि वो हारमोनियम भी बजाना चाहता है, वो बांसुरी भी बजाना चाहता है, वो गिटार भी बजाना चाहता है। पर मेरा ये कहना है कि उस्ताद वही है जो एक ही चीज पर अपना रियाज करे, तो ही वो कहीं एक मुकाम बना सकता है। बिल्कुल। और आप तो स्वयं उस्ताद हैं, मैंने सुना है कि सीहोर में आप गजल की क्लास चलाते हैं, तो इसमें बहर या काफिये का ज्ञान आप कैसे कराते हैं अपने नए स्टूडेंट को, या उसका क्या तरीका अपनाते हैं जिससे वो सरलता से समझ जाए? क्या है, जो बच्चे होते हैं उन्हें मैं धुन के आधार पे बताता हूँ। जैसे कोई सा भी गाना है, कोई सा भी गाना, उनसे मैं ये बोलता हूँ कि आप अधिक से अधिक गाने सुने। अच्छा। तो उन गानों को सुनकर उनकी मात्राओं की गिनती करें। जब आप मात्राओं का गणना करना, तख्ती करना जब आप सीख जाओगे, तो बहर में गजल लिखना भी बहुत सहजता से सीख जाओगे। क्या बात है। जैसे मान लीजिए एक गाना है, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, इसमें जो बहर है वो 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 पे, अगर आप इस बहर पे कुछ भी लिखोगे तो वो जो आपने लिखा हुआ है वो आप उस तरन्नुम में गा सकते हैं। अब जैसे इसी बहर के कई गाने हैं, मेरे रस के कमर, तेरी पहली नजर इसी बहर पे है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये भी इसी बहर पे है। तो हम क्या करते हैं कि पहले उस बहर के गाने खोजते हैं, और जिस भी बच्चे को वो जो गाना अच्छा लगता है उससे कहते हैं इसको गुनगुनाओ, फिर अब आप लिखो, तो उसका जो लिखा हुआ वो पूरा मीटर में आता है। बिल्कुल, तरन्नुम से बिल्कुल वो मतलब मात्राएं गड़बड़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने सत्य की मशाल के दर्शकों के लिए। और आप तो मंचों पर हास्य एक्सप्रेस हैं, यानी बहुत ज्यादा आप हास्य इतना ज्यादा जब पढ़ते हैं, मैंने खुद देखा कि दर्शक लोटपोट हो जाते हैं। तो कुछ हास्य ऐसे सुनाना चाहेंगे आप? मैं आपके सामने अपनी एक हास्य की रचना रखता हूँ जी, स्वागत। जो अधिकतर मैं मंचों पर पढ़ता हूँ जी, स्वागत। तो वो जो रचना है वो मैं मेरे स्कूल में शिक्षक हूँ पेशे से जी, और सीहोर जिले में पढ़ाता हूँ मैं शासकीय प्राथमिक शाला घाट पलासी में। जी, जी। तो वहीं से ये हास्य निकला है, वही हास्य आप सभी के बीच में रखता हूँ कि मेरे एक सहकर्मी ने एक महिला सहकर्मी से जब दूसरी शादी रचाई, और ये कहानी जब मैंने अपनी पत्नी को सुनाई तो मेरी पत्नी कुछ भरभराई, मैंने कहा रियो छामक छल्लो, काली कलूटी कल्लो, तू के सोच में डूबी है, जरा इतना बता तेरी आंखें क्यों सूजी हैं? तो उसने कहा अरे ओ मेरे ढोल बिजली के पोल, मैं ये सोच के घबराती कहीं कोई महिला सहकर्मी तुम्हें देखकर तो नहीं शर्माती, कहीं कोई महिला सहकर्मी तुम्हें देखकर तो नहीं शर्माती। तो मैंने कहा रियो राम प्यारी राज दुलारी, तुम मुझे इतना खिलाती है, मेरे शरीर की संरचना हाथी जैसी बनाती है, तो क्या खाक कोई महिला मुझे देखकर शर्माएगी? अब तो मेरा पीछा छोड़ क्या मेरी जान खाएगी? तो साहब ऐसे हास्य लिखता हूँ मैं, मंचों पे जाता हूँ तो हास्य ही पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी भोपाली जी कि आज जो मंचों पर हास्य है या आज जो कविताएं हैं वो कहाँ तक साहित्य को छूती हैं और कितना वो साहित्य की सेवा कर पाती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साहित्यकार केवल वो मंच को जीने के लिए कविता लिख रहे हैं या फिर कुछ साहित्य साधना भी कर रहे हैं? कैसा लगता है आपको? बहुत से साहित्यकार ऐसे हो गए, उन्होंने साहित्य को अपना व्यवसाय बना लिया है जी, मतलब उनकी रोजी रोटी साहित्य से ही चल रही है। तो साहित्य तो कहीं दरकिनार कर कर आजकल मंचों पर जो कवि हैं वो कविता पाठ फुहाड़पन परोस रहे हैं जी। वास्तविक कविता कहीं हमारी बहुत पीछे छूट गई है। अब तो मंचों के ऊपर कलाकारी अदाकारी होती है, साहित्य से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ एक कवि रह गए हैं जो वास्तविक में साहित्य की भागदौड़ संभाले हुए हैं। क्या बात है। चलिए, उनमें कहीं एक आपका भी नाम आता है और साहित्य की भागदौड़ कहीं ना कहीं संभाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिखा भी रहे हैं आप, गज़ल सिखा रहे हैं, गीत सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, छंद आदि। तो आपसे एक और जो आपकी प्रतिनिधि रचना हो कुछ वो सुनना चाहेंगे जो कि मंचों पर जिसे याद किया जाता है,
ऐसा कुछ हमारे दर्शकों के। देखिए दीदी, ऐसा है हमारे देश का भी जो माहौल चल रहा है जी, उस माहौल को देखते हुए मैंने एक कौमी एकता की गजल कही है। क्योंकि आज जो हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार का माहौल है, हिंदू मुस्लिम एक समय कहा जाता था भाई भाई है, पर आज के समय कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ऐसे भाव उत्पन्न हो गए हैं कि भैया मुसलमान जो है वो हमारा कट्टर विरोधी है या दुश्मन है जी। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे देश के नाम के साथ उन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब है, AR रहमान साहब है, दिलीप कुमार जी जिनका मूल्य नाम यूसुफ खान है, उन्होंने ऐसे ऐसे भजनों पे अपना अभिनय किया है। नौशाद साहब हैं, ऐसे कई मुस्लिम भाई बंधु हैं जिन्होंने जिनके कारण, उनके समर्पण के कारण हमारा आज भारत का नाम कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर है। तो उसी पर मैं दीदी आपके सामने एक गजल रखता हूँ। जी, स्वागत है। कि हैवान को इंसान बना दे उसे कुरान कहते हैं। वाह। हैवान को इंसान बना दे उसे कुरान कहते हैं। मैं ही नहीं जमीनो आसमान कहते हैं। वाह। मैं ही नहीं जमीनो आसमान कहते हैं। और अंग्रेजों के ख्वाब में तो आज भी आता होगा, अंग्रेजों के ख्वाब में तो आज भी आता होगा, मैसूर के उस शेर को टीपू सुल्तान कहते हैं। क्या बात है? मैसूर के उस शेर को टीपू सुल्तान कहते हैं। और वह सदा जो अमृत घोलती है कानों में, वह सदा जो अमृत घोलती है कानों में, उस सदा को सारे जहां के लोग अजान कहते हैं। क्या बात है? उस सदा को सारे जहां के लोग अजान कहते हैं। और खताएं बख्श दी जाती हैं इंसान की जब सारी, खताएं बख्श दी जाती हैं जब इंसान की सारी, उस पाक महीने को मुकद्दस रमजान कहते हैं। उस पाक महीने को मुकद्दस रमजान कहते हैं। और जहाँ पर अल्लाह की रहमतें दिन रात बरसती है, जहाँ पर अल्लाह की रहमतें दिन रात बरसती है, उस पाक सरजमी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या उस पाक सरजमी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आचार्य जी, धन्यवाद तो आपने अदा किया, लेकिन अभी कोरोना संकट काल रहा जी, तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, आपने इस दौर में बहुत कुछ खोया भी है, पारिवारिक जो बिल्कुल अपने होते हैं, जैसे अपने पिताजी, बड़े भाई, और इन संकटों के दौर से आप गुजरे हैं। उसके बाद भी आपको खुद कोरोना हो गया था, कोरोना पॉजिटिव रहे, उसके बाद भी आपने बड़े ये कहें कि हॉस्पिटल में भी मैंने ये सुना कि आपने नर्स को कविताएं सुनाई हैं, और उसने वो कविता सुन करके शायद इतना प्रसन्न हो गई थी कि उसने जल्दी जल्दी आपको ठीक किया कि बहुत सारी कविताएं आज ही ना सुना दे, तो इसलिए 2-3 दिन में उसने आपको ठीक किया। तो आपको कैसे यह प्रेरणा मिलती रही, साहित्य से क्या प्रेरणा मिली, उसके बाद और आपने मतलब डूब करके सृजन किया, और कुछ प्रेरणा मिली खास कविताओं से, या कैसे क्या किया? क्योंकि उस आपत्ति के समय में व्यक्ति को संभालना भी बड़ा खुद को मुश्किल होता है। अभी कोरोना काल में मैंने अपने पिता और भाई को खोया है, और LBS में मैं भी 5-6 दिन भर्ती रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया अब अपना भी निपट जाएंगे, अपन अब घर मुकाम नहीं लगेंगे। पर वहीं उस अस्पताल, उस ICU वार्ड के अंदर मेरे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो कहीं ना कहीं साहित्य की वजह से हुई, और मैं पूरी रात गजल गाई। तो एक नर्स ने आकर मेरे से कहा, अंकल जी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। क्या बात? तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो क्या घर लेके चलोगे अपने? और साहब सुबह वो परेशान वगैरह होकर उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी, और फिर मैंने घर आया, घर आके मैं ठीक हुआ। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे साहित्य जगत के इंदौर के कवि हैं राहुल बजरंगी जी। आज मैं यहाँ जो जीवित बैठा हुआ हूँ वो पूरा राहुल बजरंगी जी, और सीहोर से एक साहित्यकार हैं वो पुष्पेन भदौरिया जी, उनका भी स्वर्गवास होगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत भागा दौड़ी करी। जिस समय मेरे अपने घर के लोग मेरे साथ नहीं रहे, उस समय साहित्य जगत, पूरे का पूरा साहित्य जगत मेरे लिए खड़ा था। क्या बात? मैं पुष्पेन भदौरिया जी की बात करूं या राहुल बजरंगी जी की बात करूं, 3 दिनों तक वो मेरे साथ रहे, ICU के अंदर रहे PPT किट पहनकर, और मेरे जब छुट्टी करवा के मेरे घर को ही उनने ICU वार्ड बना दिया था। कहीं दूर शाजापुर में बैठे हुए डॉक्टर ऋतुराज गुर्जर, जो महान कवि लाड सिंह गुर्जर के पुत्र हैं,
उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट, मेरा पूरा इलाज, दवाओं की पर्चियां सब वहाँ से लिख लिख कर व्हाट्सअप करते थे। और सीहोर से पुष्पेन जी वो दवा गोली ला के मेरे घर देते थे। ऐसे मेरे सभी कवि साथियों ने मेरा साथ दिया। और यहाँ से हमेशा लता सुरांजलि जी मेरे को फ़ोन लगा के पूछती थी, निशा उज्जैनी जी पूछती थी, तो पूरा साहित्य जगत मेरे साथ खड़ा था। इसलिए आज मैं आप सभी के सामने यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। क्या बात है। आपने जो अनुभव सुना है तो मुझे याद आया आखिर क्यों में एक गीत गाया है लता जी ने और किशोर दा ने, उसमें कहीं एक लाइन आती है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी दिल को थाम लिया है। तो वही कुछ हुआ है, लेकिन गैर नहीं थे। वास्तव में जो कलाकार होते हैं वो एक अपना परिवार ही होते हैं। वो आज परिवार की तरह ही सत्य की मशाल में मौजूद हैं आदरणीय दिनेश भोपाली जी। बहुत बहुत आभार आपका। आपने जीवन के बहुत सारे अनछुए पहलुओं को छुआ और इसी तरह अगली बार अगले एपिसोड में फिर किसी अजीम शख्सियत से आपकी भेंट करवाएंगे। तब तक के लिए डॉक्टर लता सुरांजलि को दीजिए आज्ञा। आपसे फिर मिलते हैं और पुनः आप सभी प्यारे दर्शकों को डॉक्टर लता सुरांजलि का प्यार भरा नमस्कार।